चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। अगला सवाल कौन सा नंबर है? 60 नंबर का क्वेश्चन। तो हम पहले क्वेश्चन समझेंगे कि क्या पूछना चाह रहा है और फिर करेंगे। मेरी सलाह है। मेरी सलाह क्या है? क्या क्वेश्चन है बताइए। हाँ, तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक स्मूथ सरफेस है जिस पर एक प्लैंक रखा हुआ है और उस प्लैंक पर एक आदमी है। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है और ये रफ होनी पड़ेगी। रफ इसलिए होनी पड़ेगी तभी आदमी इस पे चल पाएगा। अगर प्लैंक रफ नहीं होगा तो आदमी उस पे नहीं चल पाएगा। ठीक है क्या? अब सुनना। मासेस हम मान लेते हैं इसका मास है 100 kg। वैल्यू डाल लेते हैं। इसका मास कितना है आदमी का? 50 kg। और ये जो प्लैंक है इसकी लेंथ ले लेते हैं 100 मीटर ले लेते हैं। 100 मीटर लंबा प्लैंक है, बहुत लंबा प्लैंक है। क्वेश्चन को समझेंगे जरा, है ना। ऐसे प्लैंक का मतलब क्या है? ये जो प्लेटफॉर्म जिस पर मैं खड़ा हूँ, बस अंतर इतना है कि ये प्लेटफॉर्म जिस पर मैं खड़ा हूँ वो तो चिपका हुआ है नीचे। वो तो नीचे जमीन से चिपका हुआ है, लेकिन ये वाला प्लेटफॉर्म कैसा है कि स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। तो क्या होगा बताइए? जब आदमी इस प्लैंक के ऊपर चलेगा तो क्या होगा? प्लैंक पीछे खिसकेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है। तो आपके सामने 3 सवाल हैं। पहला सवाल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंबाइंड सिस्टम। मैन प्लस प्लैंक का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। दूसरा, आदमी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, क्वेश्चन में कहा है कि आदमी प्लैंक के एक कोने से दूसरे कोने पे जाता है। तो बोले सर 100 मीटर चलेगा ना, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बताओ। नहीं, नहीं। जब आदमी यहाँ चलेगा तो प्लैंक कुछ खुद पीछे आ जाएगा। तो आदमी पूरा 100 नहीं चल पाएगा, 100 से कम चलेगा। और तीसरा सवाल यही है कि प्लैंक कितना चलेगा। तो ऐसे करना है ना, आओ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो हमें देखना पड़ेगा एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। उससे पता लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर देखना है, अच्छा ये कहा गया है कि इनिशियली सब कुछ रेस्ट पर है। क्या कहा गया है? इनिशियली। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास देखना है आपको, तो उसके लिए देखना पड़ेगा एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे देख सकते हैं? बोले सर हम सब जानते हैं कि एफ नेट बराबर होता है एम टोटल इंटू ए सी यू। तो अगर आप एफ नेट निकाल लें तो ए सी यू एम भी आ जाएगा। टोटल मास तो हमें पता है 10 + 50 150। तो उसके लिए एफबीडी बनानी पड़ेगी। कंबाइंड एफबीडी बनाते हैं आदमी की और प्लैंक की। अगर आदमी और प्लैंक की कंबाइंड एफबीडी बनाता हूँ, थोड़ा अकेले अकेले भी सोचता हूँ, तो नीचे लग रहा है और नीचे से एक नॉर्मल आ रहा है। ये तो होगा एक्सटर्नल फोर्स। और हमें पता है कि नॉर्मल 1500 के बराबर हो जाएगा। रुका रहेगा ना, ऐसे वर्टिकल में कहीं जा थोड़ी ना ऊपर नीचे। और कोई फोर्स इस पे लग नहीं रहा है जो एक्सटर्नल हो। एक्सटर्नल बस ये दो ही लग रहे हैं और ये दो आपस में बैलेंस हैं, तो कुल मिला के नेट फोर्स 0 होगी। लेकिन थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंटरनल फोर्सेस की। वो अलग बात है कि जब हम कंबाइंड एफबीडी बनाते हैं तो इंटरनल फोर्सेस की बात करने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी करते हैं। एक फोर्स तो लग रहा होगा आदमी और प्लांक के बीच में, नॉर्मल रिएक्शन। आदमी प्लांक को धक्का मार रहा होगा और प्लांक आदमी, ऊपर नीचे। उसके अलावा आदमी आगे चलना चाह रहा है तो आदमी पर आगे लगेगा फ्रिक्शन और ये प्लैंक को पीछे धक्का मारेगा, फ्रिक्शन। अगर आदमी आगे चलना चाह रहा है तो आदमी पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। फ्रिक्शन ही चलाता है, फ्रिक्शन ही चलाता है। इस वजह से प्लैंक पीछे जाएगा, क्योंकि प्लैंक पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे। इस तरीके की फोर्स है। लेकिन मजे की बात यह है ये तो इंटरनल फोर्सेस है, फ्रिक्शन और नॉर्मली अंदर वाला। ये तो वैसे ही कोई काम के नहीं। और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो भी क्या हो गए? 0। तो हमने कहा एफ नेट एक्सटर्नल क्या हो गए? 0। तो ए सी ओ एम भी क्या हो जाएगा? 0। मजे की बात। समझ गए क्या? ए सी ओ एम 0 आ गया। चलो बहुत बढ़िया।
अब बारी आती है यूसीओएम की। यूसीओएम कैसे निकालते हैं सर? वो तो वैसे ही निकालना पड़ेगा, M1U1 M2U2 अपॉन M1। कहा गया है कि इनिशियली पार्टिकल और ये सब ब्लॉक और ये सब जीरो जीरो पे रुके हुए हैं, रेस्ट पर है आदमी अपना। तो ये जीरो तो यूसीएम भी कितना आ गया। और कल आपको एक नोट लिखवाया था, उसमें तीसरा नोट लिखवाया था कि अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सलेशन जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? जीरो। मतलब सेंटर ऑफ मास किस पे रहेगा? रेस्ट। चल ही नहीं पाएगा। आप चाहे इस सिस्टम में कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लेगा, मतलब नहीं कि आप कोई बाहर से दोस्त बुलाए और उसे धक्का दिलवा लिए। ये आपस में कुछ भी कर ले, ये आदमी इस पे उचक ले, चल ले, भाग ले, दौड़ ले, कुछ भी कर ले, इनका जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो जगह से नहीं हिलेगा। अब मन में एक सवाल उठता है, अभी तक नहीं उठाया तो अब उठ जाएगा, देखो तेरा उधर। तो देखो सवाल क्या उठ रहा है, मेरे मन में तो उठ रहा है, देखते हैं आपके मन में भी उठ रहा है कि नहीं उठ रहा। सवाल ये है, मेरे सवालों का जवाब दो। ये जो प्लैंक है, ये 100 मीटर का प्लैंक है। अगर मैं अकेले प्लैंक की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहां होगा। आदमी का सेंटर ऑफ मास इसके पेट में होगा, और दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। एक्स कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ। आदमी की हाइट को नगण्य ले रहे हैं, मतलब क्यों ले रहे हैं वो कोई कारण नहीं, बस एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों का जो सिस्टम है उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होना चाहिए। दिख रहा है क्या? यहाँ होना चाहिए। अब मेरा सवाल है जो मेरे को आया था, कि जब आदमी चलते हुए यहां पहुंच जाएगा दूसरे कोने पर, तो सेंटर ऑफ मास फिर यहां आना चाहिए ना। देखो प्लैंक का यहाँ पे, आदमी का यहाँ पे, उनके बीच में यहाँ कहीं, तो सेंटर ऑफ मास भी यहां से यहां चले जाना चाहिए, क्योंकि आदमी तो उधर जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास तो मूव कर गया। और आप कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास तो नहीं चल रहा, तो ऐसा कैसे हो रहा है? सेंटर ऑफ मास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्या? तो वही, तो बात ऐसी है कि नेचर जो है बहुत स्मार्ट है। नेचर, प्रकृति, है ना, वो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास का रूल भी फॉलो होगा। कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, कि जैसे प्लैंक का यहाँ पे, आदमी का यहाँ पे, तो उनके बीच में यहाँ आ गया सेंटर। और साथ ही में ये जो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये भी फॉलो होगा। दोनों चीज फॉलो होंगी, मतलब सेंटर ऑफ मास यहाँ आ भी जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो भी होगा। अब कैसे होगा देखो इधर, सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा भी पर चलेगा भी नहीं, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? तो उसके लिए प्लैंक को पीछे खिसकना पड़ेगा, तो प्लैंक की पोजीशन वैसी हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे आदमी आगे जाता जा रहा है प्लैंक पीछे आता जा रहा है। अब आदमी यहाँ आ गया, आगे आदमी यहाँ पे, जब आदमी यहाँ आया तो नियम के हिसाब से सेंटर मास यहाँ होना चाहिए, क्योंकि मिड पॉइंट ये रहा प्लैंक का, आदमी ये रहा, दोनों के बीच में सेंटर मास लगभग यहाँ पे कहीं पे, मतलब अंदाजे से। और सेंटर मास अपनी जगह से हिला भी नहीं, सेंटर मास वहीं की वहीं रहा। कई बात समझ में आई? तो आदमी उधर गया, तो इससे हमें पता लगता है कि प्लैंक को खसकना ही पड़ेगा, और कोई भी केस नहीं है जिससे सेंटर ऑफ मास ना हिले पर आदमी उधर चले जाए, तो फिर सेंटर ऑफ मास वहां पहुंच जाए। प्लैंक को चलना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? ये किस किस को समझ में आ गई कि प्लैंक हिलेगा, अपनी जगह से खसकेगा? पक्की बात है? ठीक है क्या? हाँ, तो ये है। बस रही बात कैलकुलेशन की, तो वो तो बहुत आसान है, कैलकुलेशन तो कर देते हैं, कैलकुलेशन में कुछ भी नहीं है। कैलकुलेशन में देखो कुछ भी नहीं है। कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, डेल्टा एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर M1 डेल्टा x1 वेक्टर। अरे याद है क्या? डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। देखो इस बार तो हमने इतना सुंदर सा और बढ़िया एकदम एक्चुअल का सा डायग्राम बना लिया, असली का सा, लेकिन हर बार ऐसे नहीं बनाएंगे अपन को। तो बस इतना करना है कि आदमी वहां पहुंच जाएगा, हाँ सर पहुंच जाएगा। तो ये अपना इनिशियल डायग्राम और ये अपना फाइनल डायग्राम। इसमें अपन क्या मान मान लेते हैं कि प्लैंक जो है इतना पीछे ये आगे 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 पीछे क्या बोल रहे, राइट बोल देते हैं। प्लैंक कितना खिसक गया? एक्स। प्लैंक कितना चल गया? एक्स। अरे बोलो यार, किधर चल गया प्लैंक, किस डायरेक्शन में चल गया? राइट साइड। राइट साइड क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। आई कैप जेकेप भी भूल जाते हैं, क्योंकि एक्स में ही काम कर रहा है ना अपन।
सीधे प्लस माइनस की बात करते हैं। राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस। अब एक बार यहाँ की वैल्यू लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू हम लिखेंगे यही है बस, और कुछ भी नहीं है सवाल में, है ना। ये सब समझाने वाली बात थी, एट एंड यही करना। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या लिखूं? 0। m1 मान लेते हैं प्लैंक को। प्लैंक का मास कितना है? 100। चलिए, प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट +x, ठीक है क्या? प्लस आदमी का मास, आदमी का डिस्प्लेसमेंट। जब तक सही नहीं बोलोगे मैं ऐसे करता रहूंगा, एक एक करके, एक एक करके बोलो, पूरा ढंग से बोलना है। 100 किधर है? 100 लेफ्ट में है। 100 वो लेफ्ट चला होगा, लेकिन चूंकि प्लैंक एक्स इधर आ गया तो वो एक्स वापस भी आ गया होगा। तो -100 + एक्स, ये हुआ -100, क्योंकि वो 100 उस डायरेक्शन में है। तो -100, फिर प्लैंक पे वो बैठा है तो वापस ले आया ना प्लैंक उसको, +x, ये हुआ। और डिवाइडेड बाय 150, वो खत्म हो गया। अरे हो गया ना। तो यहां से आंसर आया आपका 100x + 50x। तो x बराबर 5000 डिवाइडेड बाय 15, 500/15। अब फाइनल आंसर क्या होंगे? तो x आ गया। अब आंसर कैसे दोगे आप, है ना। आपसे क्या क्या पूछा गया है, मैंने क्या पूछा था अभी? एक तो पूछा था डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ जो भी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है? x है। और x का क्या आंसर है? 500/15। तो ये तो आ गया 500/15, डायरेक्शन क्या आ गई? राइट, है ना। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये जो आपने लिखा है -100 + x, यही है। -100, अरे यही तो है वो डेल्टा, अरे ये जो Δx1 है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये Δx2 है ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या लिखा आपने? -100 + x, x की वैल्यू कितनी है? 500/। अब ये वाला जो आंसर है वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा? दिख रहा है नेगेटिव में आएगा। कितना आ रहा है? 1500 - 500। अरे आ रहा है क्या? ये माइनस क्या बोलना चाह रहा है? कि जो आदमी है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में चल रहा है। हाँ बस, ये लेफ्ट में आगे डायरेक्शन, तो पॉजिटिव में है इसलिए राइट में लेफ्ट। इस तरीके से आपका ये सवाल हुआ। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो। तो ये पहला क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको बहुत ज्यादा समझने के लिए ये वो डायग्राम और इतना सारा किया। जब हम नेक्स्ट करेंगे और छोटा कर देंगे इसको, करने के प्रोसेस को। करना यही सब है, पर वो प्रोसेस अपने आप छोटा हो जाएगा, उतना सोचना नहीं पड़ेगा। तीसरे सवाल में तो एक लाइन में ही सॉल्व करेंगे इसको। चौथे तक तो मुंह जबानी भी कर सकते हैं। तो मतलब ऐसी बात है। तो ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या हो रहा है मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन को। नीचे एक प्लैंक है, 50 किलो का, लेंथ है उसकी 10 मीटर, जो एक स्मूथ सरफेस पे रखा है। इस पर आदमी इधर है। आदमी इस कोने से दूसरे कोने पर जा रहा है वॉक करके। तो जब आदमी यहां तक पहुंचा, तब तक आपको बताना है कि प्लैंक कितना मूव किया, किधर मूव किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और मैन का डिस्प्लेसमेंट भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको सॉल्व करना है, बताना है। ठीक है क्या? तो आपके मॉड्यूल में आप जब करोगे, एचसीबी करोगे, तो वैसे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो जब क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे हमें चीजें लिखनी होती है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये कितना हुआ, वो कितना हुआ, तो हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं। ये कौन सा डायग्राम हो गया? इनिशियल पोजीशन के डायग्राम हो गए, और एक डायग्राम फाइनल का। उससे हमें लिखने में आसानी होती है, गलती नहीं होती है, माइनस प्लस का ध्यान रहता है। तो डायग्राम बनाना जरूरी है जब भी आप क्वेश्चन करें मॉड्यूल में या किसी में। तो ये बात अपनी प्रैक्टिस में डाल लें कि हम डायग्राम बनाएं, जैसे कि मैं बनाऊंगा। और डायग्राम में कुछ ऐसा बहुत सुंदर है, ऐसा कुछ नहीं, बस एक हल्का सा, कि देखो कैसे बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना।
हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे इस बार की सेंटर मास यही होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, होना कुछ नहीं, हमने तो बस एक छोटी सी एक इमेजिनेशन विजुलाइजेशन की, और वो इतनी गंदी थी कि जब हमने विजुलाइजेशन की कि जब आदमी अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल, ये इनिशियल पोजीशन, अरे ठीक है क्या, और ये कैसी पोजीशन बना रहा हूं मैं, फाइनल। तो ये मान लिया मैंने। अब चलो एक बार एक सही वाली इमेजिनेशन, गंदी वाली नहीं, अच्छी वाली। जब आदमी आगे चलेगा तो प्लैंक किधर चलेगा? सबको समझ में आ रहा है? मुझे नहीं आ रहा। मुझे तो समझ ही नहीं पड़ा कि आदमी आगे गया, बस इतना समझ में आया, इससे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने तो मान लिया कि प्लैंक आगे बढ़ गया होगा एक्स। क्या मान लिया मैंने? कि जब आदमी यहां से यहां तक गया तो प्लैंक अपनी पोजीशन से एक्स आगे हो गया। तुमको कुछ समझ में आया? नहीं आया? ये किसका डिस्प्लेसमेंट है? प्लैंक। किधर? आगे। मैंने मान लिया, मेरी मर्जी। उसके बाद मैंने वो सब तो सोच लिया कि इसका ए सी ओ एम क्या होगा, जीरो। यू सी ओ एम क्या होगा, जीरो। ये हर सवाल में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे ऐसा नहीं होगा। देखने में ऐसा ही सवाल होगा पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब एस सी ओ एम क्या हो जाएगा, जीरो। तो आ जाते हैं मुद्दे पे अपन। तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स सी ओ एम बराबर एम वन डेल्टा एक्स वन। फॉर्मूला लिखूं क्या? चलिए वैल्यू रखते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो, तो यहाँ पे जीरो रख दिया। उसके बाद एम वन क्या ले लेते हैं, प्लैंक ले लेते हैं। प्लैंक का मास कितना है, 50। प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं, प्लस एक्स, प्लस आदमी का मास 100। आदमी का डिस्प्लेसमेंट क्या लिखूं, बोलो क्या क्या, -10, 10 प्लस एक्स, +10 प्लस एक्स। आदमी 10 आगे चला, प्लैंक आगे चला, तो +10 प्लस एक्स। बस। अरे आपने जो माना उस पर टिके रहना है। हर बार विजुलाइजेशन नहीं करनी, एक बार कर ली ना। और हमारी विजुलाइजेशन में प्लैंक आगे खसक गया तो खसक गया। अरे ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, जीरो बराबर 50x प्लस प्लस 100x। तो आप देखोगे कि हमारी विजुअलाइजेशन गलत हो सकती है, गणित गलत नहीं हो सकती। गणित में ये अपने आप माइनस में आ गया। अरे आ गया क्या? एक जीरो हटा देते हैं, फालतू में लगे। अरे ठीक है क्या? पर अभी फाइनल आंसर क्या है, वो फाइनल आंसर ध्यान से देना है ना। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना था डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद, यहाँ देखो, यहाँ पे असली मजा, मजा नहीं, आंसर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक विद एक्स है, और एक्स की वैल्यू क्या आई है, माइनस। तो आप तो लिखोगे एक्स है और एक्स की वैल्यू माइनस में है, तो माइनस, मतलब ये प्लैंक किधर गया होगा, लेफ्ट। सिंपल। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ लिखा हुआ है 10 प्लस एक्स, अरे लिखा हुआ है, और एक्स की वैल्यू माइनस में है, तो 10 माइनस 100/15, तो कितना आ गया, तो प्लस में आया। मतलब आदमी का डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ होगा, राइट में। ये आंसर होगा, लिख लो। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बोट है, और बोट में दो लोग बोट के कोनों पे खड़े हैं। इनके मास वगैरह बता दो। मान लीजिए वर्मा जी हैं, और ये चोपड़ा जी हैं, माथुर जी, माथुर जी। वर्मा जी का मास, माथुर जी का, और बोट का 40 kg में। बोट की लेंथ 4 मीटर। अब क्वेश्चन ये है कि वर्मा जी और माथुर जी कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो दोनों ये मिड पॉइंट पे आते हैं चल के। मतलब ये तो हो गया आपका इनिशियल सिचुएशन, और फाइनल सिचुएशन क्या हो गई, जब वर्मा जी और माथुर जी कहाँ पे आ गए, बीच में आ गए, यूं। अब इसमें तो विजुलाइजेशन ही नहीं कर पा रहे कि बोट किधर चलेगी, इसमें तो दोनों चल रहा है। भाई अभी तो एक ही चल रहा था ना। तो बात ये समझ में आई थी पिछले सवाल में कि क्या ही फर्क पड़ गया।
सही विजुलाइजेशन कर भी लिया तो क्या हो गया, और गलत कर भी लिया तो कौन सा गलत हो गया? आंसर तो फिर भी सही आ ही गए। तो हमने तो मान लिया कि बोट चल गई इधर। जब वर्मा जी माथुर जी बीच में आए उतने में बोट आगे खसक गई है एक्स। अरे ठीक है क्या? बाकी दिख रहा है अपन को, डेल्टा सी ओ एम फी एम सब जीरो हो जाएंगे तो आंसर लिखते हैं अपन। डेल्टा सी ओ एम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास जीरो। पहला पकड़ लेते हैं बोट। बोट का मास 40, बोट का डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स। ठीक है क्या? फिर बात कर लेते हैं वर्मा जी की। वर्मा जी का मास 50, वर्मा जी का डिस्प्लेसमेंट +2 प्लस एक्स प्लस माथुर जी, माथुर जी का डिस्प्लेसमेंट -2 प्लस एक्स। पीछे गए माइनस में, आगे गए प्लस में, और ये आंसर आ गया, एक्स निकल गया, आंसर आ गया। आ गया? तो कितना है बता दो जरा। तुम तो कह रहे आ गए यार। अरे छापो, हो गया। इसमें क्या देख रहे हो अब यार? और अरे लिखो भाई, देखते ही रहोगे क्या? तो ये जो है +20 हो गया, तो x बराबर हो गया 20/90, 150 मीटर। ये आंसर हो गया। पूछा क्या था? हाँ, हमने अगर ये x प्लस में आया है मतलब बोट असलियत में भी राइट साइड में। पूछे क्या थे? बोट के डिस्प्लेसमेंट पूछा होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 2/15। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू वाटर, नहीं वाटर क्या, ग्राउंड ही होगा। अच्छा, पानी बह थोड़ी रहा है पर। हाँ, तो विद रिस्पेक्ट टू रिवर कर दो तुम, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो राइट साइड में होगा। सही हो गया। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बलून का मास है कैपिटल एम, बंदर का मास है स्मॉल एम, और इस एंड से यहां तक की डिस्टेंस है कैपिटल एल। अच्छा, ये उड़ रहा है, रेस्ट पे है बलून। कैसे? बॉइंट फोर्स तो ऊपर लग रहा होगा और दोनों का वेट नीचे लग रहा होगा, और दोनों ने बैलेंस कर रखा है, तो नेट फोर्स ऑन द बलून जीरो है। नेट फोर्स ऑन द बलून जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है, तो यू सी एम भी जीरो होगा। तो कुल मिला के डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास तो जीरो होगा। अब ये मंकी क्या करता है? चढ़ के ऊपर आ जाता है, तो फाइनल सिचुएशन क्या हुई? मंकी आ गया यहाँ पे, आ गया। तो मंकी यहाँ से यहाँ पहुंच गया। आपको बताना है कि बलून का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, बलून कितना ऊपर गया या कितना नीचे आया, जो भी है। तो आपका विजुअलाइजेशन क्या कह रहा है? जब मंकी ऊपर जाएगा तो बलून नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? ठीक है, मान ले नीचे, और आप बोलो ऊपर, तो ऊपर भी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नीचे, तो मान लेते हैं बलून का डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे एक्स है, और बंदर का कितना है, ऊपर एल है। अरे हाँ ना? तो क्या लिखोगे जरा बोल के बता दो एक बार। जीरो बराबर, पहले बलून के लिए कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बलून -x, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव। उसके बाद मंकी के लिए, बोलो। मंकी खुद तो ऊपर गया, तो +L। ये हो गया, खत्म हो गया, x निकालना है, यही आंसर है। तो x बराबर आ गया, यही आंसर है, इतना सा। देख रहे हो, मुंह जवानी हो गया ना चौथा सवाल, पहुंचते पहुंचते तक। ये यही तो बात है। अब हेडिंग डालिए आप, लीनियर मोमेंटम। इस तरीके से आपका सेंटर ऑफ मास नाम का ये जो सब टॉपिक है खत्म हो चुका है इस चैप्टर का। चैप्टर के 3 हिस्से थे, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम कंजर्वेशन और कोलिजन। सेंटर ऑफ मास दी एंड हो चुका। अब चालू हो रहा है मोमेंटम। तो हेडिंग डालिए, लीनियर मोमेंटम। इस पेज में जो भी जगह बची हो, इस क्वेश्चन के बाद जगह बची होगी ना, इतनी सी जगह छोड़ी देंगे, जो भी है। अब लिखो लीनियर मोमेंटम।
सभी लोग हेडिंग डालिए लीनियर मोमेंटम, और उसके बाद उसमें दूसरी हेडिंग डालिए लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो उसमें तो बस इतना सही है कि मान लीजिए कि कोई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, इसकी कुछ वेलोसिटी है v, इसका मोमेंटम क्या होगा, p वेक्टर बराबर mv वेक्टर, मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी होती है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, फिर हेडिंग डालिए और लिखिए सेकंड, लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, उन सबकी अलग अलग वेलोसिटी है। कोई किधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है, जैसे m1, m2, m3, m4, m5, ये तो इनके मास हो गए, v1, v2, v3, v4, v5। ये रैंडम मैंने डायरेक्शन मानी, ये नहीं कि आप बैठ के और हिसाब किताब भी लगाते रहो कितने एंगल पे है और ऐसी लाइन खींचने में लगे रहो, है ना, रैंडम रैंडम जिधर मन करे वेलोसिटी दे दी। अरे दे दी क्या? अब बताइए, इसका जब मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लिखेंगे, तो हम लीनियर मोमेंटम लिखना चाह रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का। तो पी सिस्टम लिखने के लिए हमें हर पार्टिकल का मोमेंटम लिखकर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अरे कर देंगे क्या? तो पहले पार्टिकल का क्या हो जाएगा, m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर, और इसको मैं लिख सकता हूं m टोटल इंटू वी सी ओ एम। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वो भी है और ये भी है। तो ये दोनों डब्बे आपके लिए काम आएंगे, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका यूज करके हम लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकालेंगे। लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऐसे भी निकाल सकते हैं, हर पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम लिख के उनका वेक्टर समेशन करके, और ऐसे भी निकाल सकते टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो भी आसान पड़ेगा हमारे लिए, हम उससे सिस्टम का मोमेंटम निकाल लेंगे। मेरा एक सवाल मेरा एक सवाल ये है कि इस स्टेप पर मैं कैसे पहुंचा, ये कौन बताना चाहेगा? ये स्टेप थी, उससे मैंने ये लिख दिया और किसी ने कुछ बोला भी नहीं, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बताओ इससे ये कैसे पहुंचा? क्या? वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आ गया। तो ये कल हमने पढ़ा था, है ना, VCOM बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन एम टोटल इधर आ गया, तो ये बन गया m टोटल इंटू VCOM। ठीक है ना, आ गया ना समझ में? बाकी एक आध बातें और क्या लिख सकते हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन? लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट यूनिट तो ठीक है, कोई खास नहीं है, मास इंटू वेलोसिटी करना है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये लिख सकते हैं कि अगर हमें कभी रिलेटिव मोमेंटम लिखना रहे, जैसे याद है रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी भी लिखते थे अपन, तो जैसे दो ब्लॉक हैं, एक की वेलोसिटी ऐसा और ये ए है मान लो, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक की वेलोसिटी जाने कैसे है, ऐसा हमें निकालना है। मान लीजिए लीनियर मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करेंगे बताइए? हम लिखेंगे, किसका मोमेंटम निकालना है, ए का, तो मास तो होगा ए का, और वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का वेक्टर, वेक्टर में ही चलता है ये सारा। इस तरीके से आपका हो गया लीनियर मोमेंटम। क्या हो गया ये? लीनियर मोमेंटम हो गया। तो यही बात है लीनियर मोमेंटम के बारे में, इसमें से मोस्टली बात तो आप सारी जानते ही थे कि लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेक्टर होता है, ये होता है सिस्टम के, बस ये बात थोड़ी नई आपने सीख ली है। ये ऐसा याद है आपको, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो ऐसा लिखा था कि पी सिस्टम इज इक्वल टू एम टोटल इंटू वी सी एम आएगा।
कैसे आया? वो ऐसे आया, है ना। वी सिस्टम का मतलब है कि सारे लीनियर मोमेंटम जोड़ दिए हर पार्टिकल का विद वेक्टर साइन, वेक्टर समेशन है, वो इसके बराबर ही आता है। तो जो आसान पड़ेगा वैसे हम सिस्टम का मोमेंटम लिखेंगे, अभी लिखना पड़ेगा, है ना, सिस्टम का मोमेंटम। अब हेडिंग डालेंगे अपन मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम, हेडिंग डाली मोमेंटम कंजर्वेशन, कि ये क्या होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि जब जब कंजर्वेशन आएगा, मतलब जब जब हम कहेंगे कि कंजर्वेशन, तब तक साथ में कंडीशन भी आती है। जैसे जब एनर्जी कंजर्वेशन मैंने बोला था, तब साथ में एक कंडीशन बताई थी जो आपको पता ही होगी। क्या है कंडीशन एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की? अरे बोलो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है सिस्टम पे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अब आ रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो ये क्या है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन होता है मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर मैकेनिकल फाइनल, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हो जाता है। वैसे मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होगा बताइए? तो मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होगा कि P इनिशियल वेक्टर बराबर P फाइनल वेक्टर। P इनिशियल का मतलब समझते हो? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इसी को तो कंजर्वेशन कहते हैं, कि जो सिस्टम का मोमेंटम इनिशियली है और वही क्या है फाइनली, और दोनों क्या है, बराबर है, पी इनिशियल और पी फाइनल। कुछ चमका? नहीं समझ में आया? देख कंजर्वेशन का मतलब यही, मैं क्या करूँ अब, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर जीरो। अरे इसको उधर ले गया, नहीं लिख सकता। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को क्या डेल्टा पी वेक्टर नहीं लिख सकते? अरे बोलो ना। तो बताओ ये है मोमेंटम कंजर्वेशन, ये है कि ये है? एक ही बात है यार। और डेल्टा पी को जब बहुत छोटी की बात की जाती है तो डीपी लिख सकते हैं? अरे बोलो। यहां तक बात समझ में आई कि डीपी बराबर जीरो, या ये बोल दो पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, इसको कहते हैं अपन मोमेंटम कंजर्वेशन। अब ये कब लगता है? कंडीशन, साथ में कंडीशन आएगी हमेशा। तो आपको सेकंड लॉ याद है? एफ इज इक्वल टू डीपी अपॉन डी। अगर डीपी जीरो है, अगर डीपी जीरो है तो एफ भी क्या हो जाएगा? तो इफ डीपी वेक्टर बराबर जीरो, देन एफ शुड बी जीरो। ये बाईसा वर्सा ट्रू है कि अगर एफ नेट जीरो होगा सिस्टम का, तो डीपी जीरो होगा, और डीपी जीरो होने का मतलब क्या है, मोमेंटम कंजर्व होगा। और उल्टा भी कि अगर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, इसका मतलब इसको नेट फोर्स क्या रहे होंगे, जीरो रहे होंगे। तो ये एफ नेट एक्सटर्नली तो होता है, ये कंडीशन है इसकी, ये कंडीशन फॉर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। इसको आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि इफ एफ नेट एक्सटर्नल बराबर जीरो इन एनी डायरेक्शन, देन देन डेल्टा पी बराबर जीरो, या मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इन दैट डायरेक्शन। लीनियर मोमेंटम विल बी, लिख देंगे इसको, लिख दो मैं बोलता हूं। इफ एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो इन एनी डायरेक्शन, मतलब या तो एक्स में जीरो हो जाए, या वाई में जीरो हो जाए, या जेड में जीरो हो जाए, एफ नेट, या तीनों में जीरो हो जाए, या दो में जीरो हो जाए, हमें नहीं। पर अगर एक में भी जीरो हो गया, जैसे एक्स में जीरो हो गया एफ नेट, एफ नेट किस डायरेक्शन में जीरो हो गया, एक्स एक्सिस में, कि वाई एक्सिस में फोर्स है सिस्टम पर एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन किस में लगा सकते हैं, एक्स एक्सिस में लगा सकते हैं। वाई में मान लो जीरो हो जाए फोर्स, तो वाई में लगा सकते हैं, भले से एक्स में ना हो तो एक्स में नहीं लगा सकते हैं, ऐसे मतलब। तो इफ एफ नेट बराबर जीरो इन एनी डायरेक्शन, देन
मोमेंटम will be conserved in that direction on that system. Then we can apply momentum conservation in this direction. कुछ भी लिख लो, मतलब कुल मिला के मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं उस डायरेक्शन में. तो क्या लिखा आप लोगों ने फाइनली? if f net external बराबर 0 in any direction, then momentum will be conserved in that direction on that system. उस सिस्टम की उस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. बस ये मोमेंटम कंजर्वेशन है, इतना ही लिखना था. तो थ्योरी हो गई मोमेंटम कंजर्वेशन की, इतनी ही थ्योरी थी. अरे जो दूसरा पड़ाव है ना मोमेंटम कंजर्वेशन, उसकी थ्योरी डन है. अब 3 दिन क्या चलेंगे? सिर्फ सवाल. 2 दिन सवाल चलेंगे, सिर्फ 2 से 3 दिन. यही थ्योरी है मोमेंटम कंजर्वेशन की. बस यही थ्योरी है कि एफ नेट 0 होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा. अब कैसे लगेगा वो सीखना है. बताइए, कोई डाउट है इसकी थ्योरी में मोमेंटम कंजर्वेशन कि कब लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन? कब लगाना है मोमेंटम कंजर्वेशन? जब भी सिस्टम पर आपको नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या मिल जाए? 0, तो आप उस सिस्टम पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं. ठीक है? अरे बात समझ में आई? तो पानी वानी पी लो फिर, और क्या. अभी तक जो हमने पढ़ा है यानी कि मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसमें आप एचसीवी में 1 से 14 कर सकते हैं, 1 से 14 कर सकते हैं. एचसीवी एक्सरसाइज सेंटर ऑफ मास बिगनर बॉक्स 2 तक कर सकते हैं. और एक्सरसाइज O1 में तो लिखा रहता है कि किस टॉपिक का है, तो उसमें आप वहां तक कर सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20, 1920, जो भी है. क्या है ये क्वेश्चन? देखो जरा इधर. तो ऐसा है इस क्वेश्चन में कि एक प्लैंक है, ये एक स्मूथ सरफेस पर रखा है, लड़का खड़ा है इधर. इधर इधर खड़े कर लेते चलो इसको, कोई दिक्कत नहीं. कुछ लेंथ वगैरह दे रखी है क्या? नहीं, काम ही नहीं है शायद इसमें लेंथ. प्लैंक का मास m1 है ना, m1 ले लो, 100 ले लेते चलो, 100 kg. और आदमी का मास कितना ले लेते हैं? 50 kg. इनिशियली ये सिस्टम किस पे है? रेस्ट पे. और ऐसा कहा गया है, क्या कहा गया है? कि आदमी एक कांस्टेंट स्पीड u, जो कि किसके रिस्पेक्ट में है? u, प्लैंक के रिस्पेक्ट में है. तो आदमी भागता है u से. किसके रिस्पेक्ट में है u? विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. भागने लगता है. अच्छा, u की वैल्यू भी ले लो. u बराबर मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड. तो u बराबर 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. आदमी भागना स्टार्ट करता है. करा. तो आदमी जब उसमें भागना स्टार्ट करेगा तो प्लैंक के पास कितनी स्पीड आ जाएगी? आदमी की स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? समझ में आई बात? आदमी प्लैंक खड़े हैं, रुके हुए हैं, ये हो गई इनिशियल पोजीशन. अब आदमी ने भागना स्टार्ट किया. आदमी की स्पीड आगे है, प्लैंक पीछे जा रहा होगा. स्पीड बतानी दोनों की क्या होगी. क्या दे रखा है? आदमी की रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दे रखी. अरे समझ में आ रही? अरे अभी हमने जो प्लैंक वाले क्वेश्चन किए ना इससे पहले, कुछ कुछ वैसा ही है. वहां पे क्या क्या दिया होता था? मास दिए होते थे और प्लैंक की लेंथ दी होती थी. मतलब हमें यह पता होता था कि आदमी प्लैंक के रिस्पेक्ट में कितना चलने वाला है. जैसे 100 मीटर. अरे हाँ ना. निकालना क्या रहता था? कि आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चला होगा, प्लैंक कितना. वही सवाल है, बस यहाँ वेलोसिटी है, वहां डिस्प्लेसमेंट है. समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन तो समझ में आ गया, अब करना कैसे है.
करना ऐसे है कि सबसे पहले देखना है कि क्या सिस्टम पर नेट फोर्स जीरो है, बोले हाँ, पहले देख लेते। अरे थे ना, अगर सिस्टम पे नेट फोर्स होते हैं जीरो, एफ नेट ऑन एक्सटर्नल फोर्स बराबर क्या है, जीरो, तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, मोमेंटम का। अरे कैसे पता लगा कि एफ नेट जीरो है, कैसे पता लगा? हाँ, एफबीडी बना के पता लगा ना, ऐसे जादू से थोड़ी पता लगा। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी, 10 मिनट पहले एफबीडी, अरे बनाई तो थी, नहीं बनाई थी क्या? हाँ तो इसको समझ लो पहले, क्वेश्चन तो अभी बहुत सारे करने हैं। तो इसमें कई सारी बातें होती हैं, जैसे पहली बात तो ये कि एफ नेट सी ओ एम बराबर क्या है, जीरो। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि, अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये लिख दिया एफ नेट एक्सटर्नल बराबर जीरो, सी ओ एम थोड़ी एक्सटर्नल है ना, लेकिन बात किसकी हुई, प्लैंक प्लस मैन की हुई तब। एक बात, क्वेश्चन का आंसर दो, अगर केवल आदमी की बात की जाए, केवल मैन की बात की जाए, तो क्या मैन पर भी नेट फोर्स एक्सटर्नल जीरो है क्या? अगर केवल मैन का एफईडी बनाया जाए तो मैन पर नीचे लगेगा एमजी, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन लग रहा होगा आगे। तो अगर आदमी की बात की जाए तो वाई डायरेक्शन में तो फोर्स जीरो हो जाएंगे नेट फोर्स, पर एक्स में लगेगा। अरे पहले वो रुका हुआ था, पर उसके पास अचानक स्पीड आ गई, वेलोसिटी चेंज हुई ना, तो फोर्स तो लगाया होगा, तभी तो वेलोसिटी चेंज हुई होगी। नहीं समझ में आएगा। तो क्या मैं अकेले आदमी के लिए मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ क्या? क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि नेट फोर्स लग रहा है एक्स में। अगर मैं अकेले प्लैंक की बात करूँ तो उसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, उस पर भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं दोनों को कंबाइंड सिस्टम ले लूं तो नेट फोर्स जीरो है। तो जब भी मैं लिखूं नेट फोर्स जीरो है, तो आप या तो सोच लो या पूछ लो कि सर क्या सिस्टम लिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सिस्टम हमने लेके चेक किया कि नेट फोर्स जीरो है, उसी सिस्टम के लिए हम मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं। अकेले आदमी के लिए, जैसे सवाल थ्योरेटिकल पूछते हैं, इस क्वेश्चन में क्या अकेले आदमी के लिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा क्या? नहीं। अकेले प्लैंक के लिए रहेगा क्या? नहीं। मैन प्लस प्लैंक के लिए रहेगा क्या? हाँ। तो कैसी बात? ऐसा तो सोचना पड़ता है कि हाँ, मैन प्लस प्लैंक अगर सिस्टम ले लेंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स अगर जीरो हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं पी इनिशियल बराबर पी। अगली बात, इक्वेशन लिखने से पहले की बात चल रही है। जैसे मैंने आपको याद करो, जब पहला सवाल कराया था वो खिसकने वाला प्लैंक वाला, तो कितना बड़ा सा चला था, सब चीजें सोची थी। फिर जब चौथा सवाल किया था तो एक लाइन में ही हो गया था। लेकिन एक लाइन में हो गया था का मतलब ये नहीं कि हमने ये सब नहीं सोचा था, सोचा था, बस लिखा नहीं था। वैसे ये भी पहला सवाल है, हम सारी चीजें सोच रहे हैं, इतना करना नहीं पड़ता हमेशा। करना तो फाइनली इक्वेशन ही लिखनी पड़ती है, एक लाइन में आंसर आता है। पर ये सोचोगे नहीं तो अटकोगे कि कब लगानी है, कैसे लगानी है, क्यों लगानी है, इसके आंसर आपको ये सोच के ही मिलेंगे। एक बात बताते हैं, मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी, रिलेटिव लीनियर मोमेंटम। मतलब हम लीनियर मोमेंटम लिख तो रहे हैं इनिशियल फाइनल, पर वो रिलेटिव में भी लिख सकते हैं। अरे हाँ कि ना, यानी कि हमें फ्रेम भी डिसाइड करना पड़ेगा लिखने से पहले कि हम किस फ्रेम से इस सिचुएशन को देख रहे हैं। तो जब तक कि एकदम ही मजबूरी ना पड़ जाए, हमारा फ्रेम फिक्स रहेगा, हम ग्राउंड से ही सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। अब सारी चीजें तैयार है, ग्राउंड फ्रेम है, सिस्टम मैन प्लस प्लैंक है। अरे हाँ कि ना, बस एक चीज, फाइनल डायग्राम और बनाना है। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये तो इनिशियल सिचुएशन होगी जब रुके हुए हैं दोनों, एक फाइनल सिचुएशन का डायग्राम और बनाएंगे, और वो नहीं बनाएंगे जब तक सवाल नहीं करेंगे ध्यान। तो एक सिचुएशन का डायग्राम बना लेते हैं, कहाँ बना लें, यही बना लेते हैं, यूं चल रहा है ना अपना सीक्वेंस। तो फाइनल डायग्राम कैसा बनेगा, फाइनल सिचुएशन का डायग्राम कि प्लैंक है, उस पर एक आदमी है, आदमी के पास वेलोसिटी है कितनी, 10, और ये 10 जो वेलोसिटी वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, वो आदमी जब भागने लगा प्लैंक पर तो प्लैंक भी खसकेगा। हमारा विजुअलाइजेशन एकदम सड़ा हुआ है, हमने मान लिया कि प्लैंक आगे चलेगा, मान लिया तो मान लिया। अरे ठीक है ना, वैसे सबको पता है किधर चलना चाहिए प्लैंक, लेकिन
हमें नहीं मतलब, आगे चलाते हैं हम तो। अरे पीछे चलाओगे तब भी आ जाएगा आंसर। उससे तो आएगा ही ना, सही चीज से तो आएगा, गलत से लाके दिखा। तो ये इनिशियल और ये फाइनल, क्या लिखना है? पी इनिशियल, पी फाइनल। अरे ठीक है क्या? तो अभी आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा, हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम शिफ्ट कर देते हैं, वो बीच में आ रहा है ना इक्वेशन में यार, तो यहाँ बना देते हैं फाइनल। u बराबर 10 विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये तो आदमी का हो गया, और प्लैंक भी v वेलोसिटी से भागने लगा। कंबाइंड एफबीडी के लिए यहाँ बना लो चाहो तो, नहीं भी बनाओगे तो चलेगा यार, बना ही लिया उसका तो। नीचे लगेगा 1500, ऊपर लगेगा नॉर्मल, ठीक है। ये इनिशियल और ये फाइनल। अच्छा डायरेक्शन भी फिक्स कर लो, एक चीज रह गई कि हम ये जो मोमेंटम लिखने वाले हैं किस डायरेक्शन में लिखने वाले हैं? एक्स में। क्योंकि देखो यार यहाँ पे सब कुछ एक्स में ही है, आदमी भी एक्स में ही भागा, वेलोसिटी भी एक्स में आएगी। बाय में ही लिखोगे तो कुछ नहीं है ना, बाय में यहाँ पे वेलोसिटी, अरे सर यहाँ तो एक्स में भी नहीं, हाँ सही बात है, इधर तो किधर नहीं, इधर कम से कम एक्स में, बाय में तो कुछ नहीं, तो बाय में लिखोगे तो जीरो बराबर जीरो ही आ जाएगा। अरे हाँ कि ना? पर मोमेंटम कंजर्व रहा, जीरो था जीरो ही है एक्स में। ये अब तैयारी पूरी हो चुकी है, अब देखना। मोमेंटम सिस्टम का लिखना है, सिस्टम में दो लोग हैं, प्लैंक है और, तो सिस्टम का मोमेंटम कैसे लिखते हैं? दोनों का मोमेंटम लिखना पड़ेगा, मोमेंटम ऑफ मैन प्लस मोमेंटम ऑफ प्लैंक। अरे हाँ ना, तो लिखू ना सीधे। आदमी का मास 50, आदमी की स्पीड 0, प्लैंक का मास 100, प्लैंक की वेलोसिटी 0। ये तो इनिशियल आ गया, 0 प्लस 0 बराबर 0। चल ही नहीं रहे थे ना यार, चल भी सकते थे, हम बोल देते कि दोनों जा रहे हैं किसी, अब कराएंगे बहुत सारे सवाल है ना, सब सीख जाएंगे। पी फाइनल, तो पी फाइनल में पहले हम लिख लेते हैं प्लैंक का। प्लैंक का मास कितना है? 100। इसकी स्पीड कितनी है? वी। अच्छा वी हमने मानी है ना, और हम किस फ्रेम से लगा रहे हैं? ग्राउंड फ्रेम से। तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे, हम अगर मानेंगे, हमने कोई चीज मानी तो ग्राउंड फ्रेम से माने। अरे हाँ कि ना? जब इक्वेशन हम लगा रहे हैं ग्राउंड फ्रेम से, हमने ही वी को माना है, तो हम बोल देंगे कि ग्राउंड फ्रेम से ही है, ताकि हमें कुछ कुछ दिक्कत ना है, ठीक है। तो 100 × वी, ये किसका मोमेंटम हो गया? प्लैंक का। अब आदमी का, आदमी का मास 50, और आदमी की स्पीड, आदमी की स्पीड वही जो पहले कर रहे थे, 10 किधर है आगे, तो +10, वी किधर है आगे, +v, तो 10 + v, +10 प्लस, वही जैसे वो डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे ना, वैसे ही लिखनी है वेलोसिटी। पर जो 10 है वो किसके रिस्पेक्ट में है? प्लैंक के। हमें किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के। इसलिए ऐसे भी लिख रहे हैं कि आदमी जो है 10 से तो खुद भाग ही रहा है, पर प्लैंक भी चल रहा है v से, तो नेट वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई? 10 + v। ऐसे समझ में आई कुछ? अरे तुम बस में हो, बस में भाग रहे हो, और बस खुद चल रही है, तो तुम्हारी स्पीड ऐड हो गई ना। हाँ ग्राउंड से देखने पे वो वैसा ही कुछ हो गया ना। कैसा? बोट जा रही है डाउन स्ट्रीम में, बोट रिवर में बह रही है, डाउन स्ट्रीम में बह रही है, तो बोट की स्पीड में रिवर की स्पीड ऐड होके ज्यादा स्पीड दिखती थी ना। बोले सर आप कंफ्यूज कर, पहले ठीक था, 10 आगे है, वी आगे है, 10 + v, ये ठीक है। तो बस सवाल भी हो गया। 100v प्लस 500 प्लस 50v, देखो v नेगेटिव में आ रहा है ना, आना भी चाहिए था, नहीं आती तो टेंशन की बात थी, आ गया तो क्या टेंशन, अच्छा है उल्टा आ गया। नहीं आता तो कलेश हो जाता कि हमने तो सोचा था पीछे जाएगा। कितना आ गया? तो ये तो अपना आ गया कैलकुलेशन से, फाइनल आंसर लिखते ना थोड़ा ध्यान से ना। तो वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आई बताइए? -50/15, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट, क्योंकि माइनस में, ठीक है क्या? अब आदमी की वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये देखो ये क्या लिखा? 10 + b, और v कितना है? 10 - 50/15, तो 100/15, प्लस में आई ना, आदमी तो आगे ही भाग रहा है।
ये किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट, इस तरीके से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। दो डायग्राम आपको बनाने हैं हर क्वेश्चन में। एक तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, वो आपका इनिशियल हो गया, और एक फाइनल वाला। तभी जाके आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाओगे, कि आपको पता तो ना चाहिए कि इनिशियल में क्या है और फाइनल में क्या है। जैसे इनिशियल रेस्ट पे था तो हमने 0 0 लिख दिया, है ना। इस बार क्या हो रहा है देखते हैं जरा। एक जिंदगी से परेशान इंसान गाड़ी पे चढ़ गया और कूदेगा, पर रुकी हुई ट्रेन से कूद रहा है, रुकी हुई ट्रक से कूद रहा है, चलते हुए पे से कूदता तो और मजा आता। खैर, ऐसी बात नहीं है, वो साइंस का स्टूडेंट है और वो कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए ऊपर गया। वापस से मास की बात आ जाती है तो मैं ऐसा करता हूँ, मास 100 kg, 50 kg दे देता हूँ। अभी किस पे है सारा सिस्टम? रेस्ट पे। आदमी के कूदने की स्पीड दी हुई है। आदमी जो कूद रहा है वो यू से कूद रहा है, यू मीटर पर सेकंड पर, विद रिस्पेक्ट टू क्या है? कार्ड। और यू बराबर मैं 10 ले रहा हूँ, आप भी लिख लीजिए। यू बराबर 10 विद रिस्पेक्ट टू कार्ड। कूद गया, आदमी कूद गया, तो पूछा है कि कूदने के जस्ट बाद, कूदने के जस्ट बाद आदमी की स्पीड क्या है, कार्ट की स्पीड क्या है। और आपको पता है हम कूदने के जस्ट बाद ही निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में कूदा है जस्ट बाद, उसके बाद तो फिर एमजी एमजी लगने लग जाएगा और प्रोजेक्टाइल मोशन टाइप हो जाएगा। मोमेंटम कंजर्वेशन केवल हम कब लगा रहे हैं? कूदने के जस्ट पहले और कूदने के जस्ट बाद, एकदम मिली सेकेंड का भी अंतर नहीं है, उस बीच में हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा पता है? अभी वैसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो आप देखोगे मोमेंटम कंजर्वेशन कैसे सवालों में लगता है। कूद गया, भागने लगा, भिड़ गया, गोली चलाई, घुस गया, उसके बाद टक्कर हो गई, किसी को जाके फोड़ दिया। ऐसे जब सवाल आएंगे ना, झटके लगेंगे जहां पे फोर्सेस के, ऐसे कि टकराव हुआ या कूद गया जस्ट पहले, जैसे बम है, बम फूट गया तो फूटने के बाद बम की स्पीड क्या होगी, ऐसे टाइप के सवाल। इन सवालों में क्या लगेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। और कोई तरीका नहीं होगा इनको सॉल्व करने का। अरे ठीक है क्या, करते जाएंगे धीरे धीरे, अपने सामने सिचुएशन सामने आती जाएंगी। जैसे इससे पहले वाला था भागने वाला, कि भागने लगा तो बताओ स्पीड क्या होगी। ये क्या है? कूदने वाला, कि इसमें से कूद गया तो बताओ क्या होगी। तो आ जाओ करते हैं। तो मैंने फाइनल एफबीडी बना, एफबीडी क्या, फाइनल सिचुएशन बनाई। फाइनल सिचुएशन क्या होगी बताइए? कि जो आदमी है वो कूद गया है, कितने से? 10 से, विद रिस्पेक्ट टू क्या है ये? कार्ट। और जब आदमी कूदा होगा तो कार्ट के पास स्पीड आ गई होगी, किधर आ गई होगी? पर विजुअलाइजेशन अपना एकदम घटिया है, आगे आइए वैसे। अरे ठीक है क्या, घर जाके आप करना, बोले सर इसलिए कर रहे हैं आगे आगे से पीछे से आंसर नहीं आते, ऐसा भी लग सकता है किसी, तो घर जाके पीछे लेके देखना। एक को लगा था। आप बताओ आगे क्या करेंगे? ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, यही लिखेंगे। हाँ, मैंने मास सेम दिए हैं, सब सेम दिया है, पहले रुके हुए हैं तो इनिशियल मोमेंटम 0, 0 बराबर 100 इंटू वी। फिर क्या लिखेंगे? 50 इंटू 10 प्लस वी, तो वी बराबर ये आया, सेम। वही तो मैं कह रहा हूँ, सिचुएशन ऐसे देखने में अलग है, कूद गया, ये हो गया, वो गया, काम तो सेम ही करना है, काम वही है, मोमेंटम कंजर्वेशन। लेकिन इसमें एक, फिर इसको क्यों कराया सर? इसमें देखो एक एक पार्ट है, इसमें बहुत सुंदर पार्ट है, कि आदमी को कूदने की प्रोसेस में कितना काम करना पड़ा, वर्क डन बाय द बॉय इन द जंपिंग प्रोसेस। अरे कूदने में दम कहाँ से आई? अंदर से आई ना। तो काम कितना किया आदमी ने, वो बहुत रोचक सवाल है। सोचो कैसे करेंगे? आदमी ने कितना काम किया? काम तो किया,
किसने काम किया? आदमी के इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल मसल्स फोर्सेस जो थे, वहीं से तो दमाई कूदने की, और कूदा एकदम से 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी जनरेट की, तो कहीं से तो फोर्स आया होगा। कहीं से फोर्स आया तो उसने वर्क डन भी किया ही है। क्यों क्यों क्यों? अरे इनके पास वेलोसिटी तो आई गई है ना। अरे फाइनल वेलोसिटी, पहले दोनों रुके हुए थे, अब दोनों के पास वेलोसिटी आ गई, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आई ना, जो कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। नहीं समझ में आया? दोनों खड़े हुए थे, अपने आप ही एनर्जी आ गई क्या? किसी ने तो मेहनत की नहीं की। तो वही बस पूछा है कि वर्क डन बाय द बॉय क्या है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। तो मैं इसमें क्या मिटाऊं? सॉल्व करना है ना। वर्क डन बाय द बॉय। तो देखो मजे की बात है कि पुराना सवाल ही तो लिखना है, तो घर जाके भी लिख सकते हैं। भाई नया तो कुछ लिखा ही नहीं, नया जो लिखना है वो तो मैं बता रहा हूँ, इतनी जगह काफी है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है, अच्छा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्क डन बाय द बॉय इन दिस जंपिंग प्रोसेस। तो ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे तो नहीं निकलने से रहा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, वो तो तरीका ही नहीं। आप यहाँ देखो कि इस प्रोसेस में, कूदने की प्रोसेस में किस किस फोर्स ने काम किया। तो आप देखोगे ना एमजी ने किया, क्योंकि ये जस्ट कितना टाइम लगा होगा कूदने में, मिली सेकेंड से भी कम टाइम लगा होगा, है ना। कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जस्ट कूद गया। तो इस प्रोसेस में ना तो एमजी का कोई काम है, ना नॉर्मल का कोई काम है, बस काम कौन कर रहा है? बॉय। और टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं कि जो भी बॉय ने काम किया, उसी से तो ये एनर्जी जनरेट हुई। तो जो भी एनर्जी आई वो बॉय से आई, मतलब वो बॉय का वर्क डन था। समझ में आई बात? तो कुल मिला के आंसर ये हो गया आपका, वर्क डन बाय द बॉय बराबर, सबसे पहले हाफ 100 वी ऑफ पी कितना है? 50 डिवाइडेड बाय 15 का स्क्वायर, प्लस लड़के के लिए कितना है? 100 डिवाइड बाय 15 का स्क्वायर। ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द सिस्टम, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। तो ये जो भी एनर्जी आई वो कहां से आई? बॉय के वर्क डन से आई, तो यही बॉय का वर्क डन हो, ऐसे आया बॉय का वर्क डन, ऐसे। ठीक है। तो इन सवालों को फिर से प्रैक्टिस करना बढ़िया से, कल और सवाल करेंगे, कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। BB2 कर लाना पूरी, और एससीवी में 1 से 14। क्योंकि पूरे सिस्टम का वर्क डन इसलिए लिखा कि प्लैंक की एनर्जी कहां से आई। अगर हम सिर्फ बॉय का लिख देते तो वो तो कम एनर्जी होती ना, बॉय ने तो और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की। सोचो ये बात, तुम खुद ही सोचो, मैं क्या बताऊं। कार्ट के पास वेलोसिटी आई, तो कार्ट के पास भी एनर्जी आई, वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी किसने दी? मतलब जो भी काम बॉय ने किया वो किस किस में गया? एक तो खुद की वेलोसिटी जनरेट करने में, और प्लैंक की वेलोसिटी जनरेट करने में, दोनों काम बॉय ने ही तो किए, इसलिए पूरे का लिखा।